हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ये वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अगर स्टूडेंट है तो भी आपके काम की चीज है, अभी भी एमबीए के हैं, या फिर आप एक मैनेजर हैं तभी भी आपको इस बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए आपका अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, यानी कि अभाव का सिद्धांत। यानी कि जो भी चीज हमारे आसपास होती है, आपने देखा होगा किसी से पूछो यार पार्टी में आ जाओगे, यार टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। अगर आपके घर में कोई कहता है कि इस बार हम वेकेशन पे चलें, बजट बनेगा तो चले जाएंगे। या पैसा, तो जो पैसा आपको कहीं इन्वेस्ट करना तभी आपको सोच के करना पड़ता है, क्योंकि पैसा क्या, पैसा तो लिमिटेड है, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, उसके बहुत सारे लेकिन अनलिमिटेड यूजेस हैं। अब टाइम में आप पार्टी में जा सकते हैं, आप क्लास में जा सकते हैं, आप वेकेशन पे जा सकते हैं, या आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि टाइम एक ऐसी चीज है जो कहीं भी लगा सकते हैं आप। ऐसे ही पैसा है, पैसा भी एक ऐसा स्रोत है आपका, ऐसा रिसोर्स है आपका जो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम हुआ, पैसा हुआ, या और भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, या आपका लैंड हो गया। लैंड पे आप बिल्डिंग बना सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, आप उस पर मॉल खोल सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ भी खोल सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, लेकिन स्केर्स हैं, यानी इनका अभाव है। ये इतने नहीं है किसी भी देश के पास कि जो चाहे वो कर ले। अगर ऐसा होता ना भाई कि सबके पास सब कुछ होता, यानी सोने की कोई तादाद नहीं, यानी गोल्ड अगर मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता, सबके घर में सोने भरे पड़े रहते, मतलब बहुत सारे जेवरात होते, हीरे मोती जवाहरात सबके घरों में भरे पड़े रहते, कौन काम करता भाई पे। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो सब किसकी वजह से, स्कैर्सिटी की वजह से हैं। हमारे पास पैसा कम है तो हम कमाने जाते हैं, हमारे पास जमीन कम है तो हम खरीदते हैं, खेती की जमीन कम है तो उसको भी खरीदते हैं। तो हर चीज लिमिटेड है हमारे पास, और यही से शुरू होती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कैर्सिटी के प्रिंसिपल के साथ ही हमारी इकोनॉमिक्स शुरू होती है, क्योंकि अगर स्कैर्सिटी ना होती दुनिया के में कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि सबके घर में सब कुछ होता, पैसा अनलिमिटेड होता, जमीन अनलिमिटेड होती, और हीरे जवाहरात सब कुछ अनलिमिटेड होता, कोई काम नहीं करता, सब अपने घर में सोते, एंजॉय करते और खाते पीते, राइट। तो स्कैर्सिटी ही आपकी इकोनॉमिक्स की जननी है, इसके द्वारा ही इसका जन्म हुआ है, इसी को मैनेज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्कैर्सिटी प्रिंसिपल में क्या है, रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेटिव क्या मतलब है, जो मैंने अभी बताया, भाई जमीन पे कुछ भी कर लो, यानी डिफरेंट यूजेस में डाल सकते हैं आप, डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग इस्तेमाल में डाल सकते हैं। पैसे से आप कुछ भी कर लो, खाना खा लो, आप कॉलेज की फीस भर दो, आप कपड़े खरीद लो, आप वेकेशन पे चले जाओ, आप कुछ भी कर सकते हैं मतलब पैसे से, यानी ऑल्टरनेटिव। उसके बहुत सारे वैकल्पिक यूजेस हैं, विकल्प है बहुत सारे, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो आपकी जरूरतें हैं, जो हमारी वांट्स हैं या नीड्स हैं हमारी, वो अनलिमिटेड हैं। मतलब अगर रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी हो जाए तो लोग कहेंगे कार चाहिए, कार हो गई बंगला चाहिए, बंगला हो गया और बड़ा बंगला चाहिए, बंगला सब हो गया, इस देश में हो गया तो हमें हॉलिडे के लिए वेकेशन में बाहर जाना है, सब कुछ हो जाए, बहुत सारी संपत्ति आ जाए, उसके बाद कहीं हमें एक आइलैंड खरीदना है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है, तो वांट्स आर अनलिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कि जब वांट्स अनलिमिटेड है और पैसे के लिमिटेड यूजेस है तो क्या आती है, तो आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मनी है, जैसे एग्जांपल यहाँ मनी का लिया, मनी से हमने कपड़े लिए, खाना खा सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, मूवी पे, हाउस पे। लेकिन हमारे मनी की तादाद जो हमारे पास है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटीज, यानी जो हमारी आधारभूत जरूरतें हैं सबसे पहले हम उनको पूरा करेंगे। आधारभूत क्या है हमारी, क्लॉथ्स यानी कपड़े, सबसे हमारे को खाना सबसे पहले चाहिए, हमें कपड़े चाहिए और हमें मकान चाहिए। वेकेशन और मूवी बाद में देखे जाएंगे। अगर ये हमारी 3 जरूरतें पूरी होती हैं, ये हमारी आधारभूत जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद हम मूवी या वेकेशन पे जा सकते हैं, या और कुछ चीजें, कार, बंगलो, कार हो गया आपका, और बहुत बड़े घर हो गए, या और भी बहुत सारे शिप के क्रूज पे जाना, ये सब आप बाद में करेंगे, लेकिन ये सब चीजें पहले करेंगे। तो आपका पैसा बताएगा कि आप कितना क्या कर सकते हैं। तो इसी में आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी हमें चूज करना पड़ता है कि हम अपने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, ये होगा स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके क्या मेन सिद्धांत है, रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और दूसरा क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, राइट। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये होती है कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड या नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी या ऑल्टरनेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा पैसा हो,
हमारा मकान हो, हमारे जो भी एसेट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी बहुत सारे विकल्प हैं जिनमें हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट जो हमने अवेल की है, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट क्या है, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक रूम है, अब रूम को हम डिफरेंट यूजेस में डाल सकते हैं, जैसे हम उसमें रह सकते हैं, वी आर लिविंग, और या फिर उसे रेंट पे उठा सकते हैं। अब जब हम रह रहे हैं तो हम रेंट पे नहीं उठा सकते, और रेंट पे उठा दें तो हम रह नहीं सकते। अब रेंट से हमें अर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है? या फिर यहाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने रेंट पे उठाया या हमने इसमें शॉप खोल ली। भाई शॉप खोलने से भी हमें बेनिफिट है, रेंट पे देने से बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक ही काम कर सकते हैं। तो अब क्या है, शॉप खोलना जो अपॉर्चुनिटी है हमारी, उसे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूम का रेंट छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपको इस रूम के, किसी भी अपने रूम के 5000 रुपीज यानी 5 के आपको रेंट मिल रहा था, के 1000 के यूज होता है। अगर आपको वहां मकान का किराया, उस कमरे का किराया 5000 रुपए मिल रहा था, लेकिन आपको खुद की शॉप खोलनी है, बिजनेस करना है सपोज, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? शॉप खोलने के लिए आपको ये 5000 रुपीज छोड़ने पड़ेंगे। इसी को आप इस शॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट क्या मतलब होता है? अगर आप शॉप ना खोलते, दूसरे नंबर पे क्या है? नेक्स्ट बेस्ट क्या है? भाई देखिए, शॉप तो बेस्ट हो गया आपके लिए, शॉप बेस्ट है। नेक्स्ट बेस्ट, अगर आप शॉप नहीं खोलेंगे तो रेंट पे चढ़ा देंगे इसको, ठीक है। अगर रेंट पे भी नहीं चढ़ाए तो किसी मतलब इसमें पीजी खोल सकते हैं आप। अगर पीजी भी नहीं खोला तो आप इसको कीर्तन के लिए दे सकते हैं, या किसी पुजारी को, किसी को वैसे ही दे सकते हैं, धर्मार्थ। तो आपका ये क्या है? बेस्ट, ये नेक्स्ट बेस्ट, ये उससे भी नीचे बेस्ट है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में ये नेक्स्ट बेस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या फिर कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस ये जो आपने छोड़ दिया हो, ठीक है, उसकी कॉस्ट। तो शॉप की कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5000 रुपीज। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसकी कॉस्ट होती है, यानी कि अगर आप ये ना करते तो ये करते, राइट। ऐसे ही प्लॉट, अगर आपके पास कोई प्लॉट है, उसके आप खेती की जमीन है, जैसे प्लॉट है, उस पर चाहे तो आप गेहूं उगा सकते हैं या गन्ना उगा सकते हैं। अगर आप गन्ना उगाएंगे तो गेहूं नहीं उगा सकते, गेहूं उगाएंगे तो गन्ना। तो यहाँ वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? शुगर केन, और शुगर केन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीट है। उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर आप इसे बोल रहे हैं तो इसकी कॉस्ट ये होगी और इसकी कॉस्ट ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्क, आप जो काम करते हैं, ठीक है। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ हमने सिर्फ 2 ऑप्शंस लिए हैं यहाँ पे ईज के लिए, कि आपको सावधानी मतलब आसानी है समझने में। आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी काम है आपका, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं करेंगे, आप ये मत कहना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं मैम, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन एक फुल टाइम बिजनेस को संभालने के लिए आपका फुल टाइम वहां रहना जरूरी होता है, आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ फुल टाइम का यहाँ पे ऑप्शन लिया है कि अगर आप 8-10 घंटे का जॉब है आपका, तो फिर आप बिजनेस पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो आपका बिजनेस सफल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपके बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है क्या? जॉब है आपका। सपोज आपको जॉब में 50,000 रुपीज मिल रहे हैं, 50K एक महीने में पर मंथ मिल रहे हैं आपको पर मंथ, तो आपकी ये बिजनेस करने की कॉस्ट है। यानी कि अगर आप बिजनेस ना कर रहे होते, ये कर रहे होते, तो यहाँ 50,000 कॉस्ट क्या होगी? बिजनेस करने की कॉस्ट होगी आपकी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज 50,000 रुपीज। तो इस तरह हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल और मार्जिनलिज्म। इंक्रीमेंटल, अब इंक्रीमेंटल बना है आपका इंक्रीमेंट से। इंक्रीमेंट कहते हैं ना कि मुझे इतने 1000 का इंक्रीमेंट मिले, यानी बढ़ोतरी मिली। अब बढ़ोतरी यानी एडिशन हुआ, तो इसको हम एडिशनल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम मार्जिनलिज्म कहते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल जो आपका प्रोडक्शन है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपका मार्जिनल यूज होता है। मार्जिनल प्रॉफिट हो गया आपका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्जिनल हर जगह आपका वर्ड यूज होता है, तो इसी को हम मार्जिनलिज्म कहते हैं। अब मार्जिनलिज्म को पढ़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्जिनल है क्या। मार्जिनल यानी एडिशनल कोई भी चीज, जैसे कि आपकी किसी फैक्ट्री में 10 वर्कर काम कर रहे हैं, हम 10 वर्कर मिलके आपके 100 पैकेट बिस्किट के बना रहे हैं। हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया इसलिए मैं थोड़ा सा वही बता रही हूँ। अब 100 पैकेट बिस्किट बना रहे हैं 10 मजदूर आपके, सपोज मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो 100 पैकेट बिस्किट आपके 10 मजदूर बना रहे हैं, सपोज आपने 11वां मजदूर जो लगाया, अब आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? सपोज 110 पैकेट वो बना रहे हैं, अब पूरे 11 मजदूर मिलके। तो उस अकेले मजदूर का जो आपने एडिशनली लगाया, उसका
क्या आप निकालेंगे प्रोडक्शन? 10 पैकेट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्योंकि 10 मजदूर 10 लेबर मिलकर बना रहे थे 100 पैकेट, ठीक है। और 11 अब जब 11वां आया है, 11 हो गए, अब मजदूर एक और मिला लिया आपने, तो 11 लेबर मिलकर क्या बना रहे हैं? 110 पैकेट बना रहे हैं। तो इस अकेले मजदूर का योगदान कितना हुआ उसमें? इसका हुआ 10 पैकेट बिस्किट के। तो यही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है। मार्जिनल क्या है? प्रोडक्शन है, या इसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी है, इस अकेले लेबर की, इसी को हम मार्जिनल कहेंगे यहाँ पे, यानी एडिशनल। अब यहां देख लेते हैं क्या एग्जांपल है हमारे पास। अब मार्जिनल वर्कर को लगाने से या एडिशनल कुछ इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, कि जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सपोज आपके पास एक बिजनेस है, उसको आप चलाते आ रहे हैं, लेकिन अब आपका मन है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए या एक्सपेंड किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन आप पैसा लगाते समय ये जरूर देखेंगे कि जो पैसा मैं लगा रहा हूं, क्या उससे रिटर्न्स मुझे इतने मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है और रिटर्न्स आपको कम है, सपोज आपने 10,000 रुपए लगाए पर आपको वापस मिले, जो आपको मुनाफा हुआ कॉस्ट वॉस्ट काट के, वो सिर्फ 5,000 रुपए का, मतलब कॉस्ट भी कवर नहीं हुई आपकी। 10,000 लगाने के बाद सिर्फ आपके पास कितना है? रिटर्न कितना है? 5,000 का। तो क्या है? घाटे का सौदा है, आप वो नहीं करेंगे। आपके रिवेन्यू और कॉस्ट कम से कम बराबर जरूर होनी चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। 100 पैकेट बिस्किट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बेचने के बाद आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं। ये आपका इनिशियल बिजनेस है, ये आपका बिजनेस चल रहा है, मजे से कर रहे हैं आप। उसके बाद अब आपका मन है कि आप इन्वेस्टमेंट और करें, यानी बिजनेस बढ़ाएं अपना। आप चाहते हैं आप 50 पैकेट बिस्किट और रोज बेचना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें। छोटी सी बेकरी, आपकी एक शॉप है छोटी सी, ठीक है। तो आप 50 पैकेट और बनाए, तो उसकी लागत यानी कॉस्ट जो लगी, जो लागत है आपकी, वो लगी 500 रुपया, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब 500 रुपए तो आपके लगे, मैदा है, घी है, जो भी कुछ है आपका लग गया, गैस वगैरह, आपका बेकिंग में इसमें केमिकल्स वगैरह। अब इसको बेचने के बाद आपको 500 रुपए ही मिले, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉस्ट 500 रुपए है और आपके जो रिटर्न्स है, जो आपको वापस मिला इससे बेचने के बाद बिस्किट्स को, वो भी 500 रुपए, यानी दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स बराबर है। इसका मतलब आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 500 रुपए खर्च करे और यहां सिर्फ 400 रुपए ही मिलते हैं आपको, 400 रुपीज, तो ये घाटे का सौदा है, आपको यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बहुत काम आता है जब आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना हो, अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना हो, तो आप कॉस्ट को और रिटर्न्स को हमेशा कंपेयर करते हैं। ये बड़ा काम की चीज है आपके बिजनेस में, ठीक है। चौथा कंसेप्ट है टाइम पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक्स में या कहें मैनेजर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं तो टाइम को हम 3 पर्सपेक्टिव में बांटते हैं। पहला है टेम्परेरी रन, दूसरा शॉर्ट रन, तीसरा लॉन्ग रन। आपको अक्सर देखने को मिल गया होगा, ये नॉर्मल बिजनेस में भी होता है। देखिए जब आपके आसपास कोई बिजनेस हो या आपका बिजनेस हो, ऐसा तो नहीं कि रातों रात आपने 1000 पैकेट बिस्किट के बना दिए, फैक्ट्री लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। पहला है टेम्परेरी रन। टेम्परेरी रन में क्या होता है कि सप्लाई टोटली फिक्स होती है। क्यों होती है? आप देखिए, अगर मार्केट में कोई चीज आ गई, जैसे कि आपके यहाँ वेजिटेबल मार्केट है, उसमें अगर सब्जियां आ गई, सुबह आ गई, तो अचानक से बहुत सारी सब्जी की अगर डिमांड आ गई, तो वही सब्जी को लोग महंगा करके बेच देते हैं। नई सब्जी एकदम से ऑर्डर कहीं से बाहर से नहीं आती, क्योंकि सुबह सुबह अलग से सब्जियां आ जाती हैं और उस समय जो सप्लाई है सब्जियों की मार्केट में फिक्स्ड होती है। या किसी बेकरी पे आप जाइए, कहिए कि मुझे 5 केक चाहिए, हो सकता है 5 मिल जाए। आप कहिए कि 100 केक चाहिए, तो 100 केक आपको वहां पे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है। उस समय कम से कम 100 केक बनाने को किसी भी बेकरी को कम से कम 1 दिन का टाइम तो लगने ही वाला है, ठीक है। छोटी बेकरी है अगर, और बड़ी है तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उनको। तो शॉर्ट रन में, टेम्परेरी रन में सप्लाई फिक्स्ड होती है, जो भी माल आपका है वही बाजार में बिक सकता है, बाकी माल आपका नहीं आ सकता। इसी तरह बाकी सब चीजें हैं, जैसे कि रजिस्टर्स हो गए, पेन हो गए, सब कुछ। एक शॉप में आप जाइए, कहिए मुझे इतने पेन चाहिए, हो सकता है 10, 20, 50 मिल जाए। आप कहिए मुझे 1000 ऐसे ही पेन चाहिए, तो शायद नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेरी रन में जो मार्केट पीरियड होता है, 1 या 2 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें नॉर्मली सप्लाई जो होती है, जो आपकी पूर्ति होती है, जो माल होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा आता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जब प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती हैं, प्रोडक्टिव यूनिट्स या फर्म्स होती हैं, वो अपने प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकती हैं प्रोडक्शन करके। कैसे बढ़ा सकती हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है, सप्लाई कैन बी चेंज स्लाइटली, थोड़ी सी बढ़ सकती है बाय चेंजिंग
फैक्टर प्रोपोर्शंस, पूर्ति को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है फैक्टर प्रोपोर्शंस को चेंज करके। अब यहाँ चेंज लिखा हुआ है, इंक्रीज नहीं लिखा हुआ, गौर दीजिएगा। चेंज क्यों लिखा गया है कि अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाए, मांग कम हो जाए, तो उसकी सप्लाई को घटाना भी तो पड़ता है भाई, घटाने के लिए। जैसे कि इस टाइप की बॉटल्स हैं, ठीक है, अब ये इस टाइप की बॉटल्स वैसे ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे घटती जा रही हैं। अब आज की जनरेशन को कलरफुल बॉटल्स चाहिए, मिल्टन की बॉटल है, कलरफुल बॉटल चाहिए, तो अब कलरफुल बॉटल बहुत सारी मार्केट में आ रही है यंगस्टर्स के लिए। तो अगर इनकी डिमांड आगे चल के कम होती है तो धीरे धीरे फैक्ट्री को डिमांड इसकी कम करनी पड़ेगी, यानी कि सप्लाई कम करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। रातों रात तो हो नहीं सकता, जितनी चीजें ऑलरेडी उसके पास प्रोड्यूस है वो तो कम कर नहीं सकती, तो क्या करेगी, जितनी मशीन है उनका प्रोडक्शन कम कर देगी। लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे, उन्हीं मशीनों पर ओवर टाइम करा के वर्कर्स से उन मशीनों पे ज्यादा काम करा के, ज्यादा घंटे उन्हें चला के प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि सपोज एक बेकरी की कैपेसिटी है, बेकरी है जिसमें ब्रेड बिस्किट केक्स बनते हैं, उसकी कैपेसिटी है डेली वो 100 पैकेट बिस्किट के या ब्रेड के ले लो, ब्रेड के बना सकती है, ठीक है, 100 पैकेट बना सकती है। अब अचानक से डेली उसको लगने लगा है कि डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, और डेली उसको 150 पैकेट की जरूरत है, तो शायद 150 पैकेट भी वो बना ले डेली ब्रेड के, थोड़ा बहुत मशीनों पर लेबर ज्यादा लगाकर। अब यहाँ पे मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट है उसका। मशीन क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन होती है। और बाकी जैसे मैदा है, चीनी है, जो भी बेकिंग पाउडर जो भी होगा, या फिर लेबर है, यहाँ पे मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, और लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, यानी इसे चेंज किया जा सके। वेरिएबल यानी कि इसे चेंज किया, वेरी कर सके, चेंज हो सके, ठीक है। तो मशीन तो रोज खरीदी नहीं जा सकती है भाई, 2-4 लाख से नीचे की मशीन तो आती नहीं नॉर्मली, ठीक है, या 10-20 लाख की आती है, तो हम मशीन नहीं खरीदेंगे, हम 200-400 का लेबर लगा के 2-4 और अपना उन पे काम ज्यादा करके 150 पैकेट बना लेंगे या 200 पैकेट बना लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें 2000 पैकेट पर डे चाहिए इस बेकरी से, तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2-4 मशीनें खरीदनी पड़ेगी, हो सकता है नई बेकरी लगानी पड़ जाए उस बंदे को, और रूम्स बनाने पड़ जाए, तो ये रातों रात नहीं हो सकता। तो शॉर्ट रन में सिर्फ हम जो मशीन हमारे पास अवेलेबल है उन पर ज्यादा लेबर लगा कर, ज्यादा लोगों को, मजदूरों को लगाकर हम काम ज्यादा करके थोड़ी बहुत अपनी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन वो होता है। नॉर्मली शॉर्ट रन सब फर्म्स के लिए, सब प्रोडक्शन के लिए अलग होता है। जैसे कि अगर आप वीट का प्रोडक्शन देखें, अगर वीट को कहेंगे वीट बहुत ज्यादा चाहिए हमें, तो वीट का प्रोडक्शन, अगर खेती को ले आप प्रोडक्शन में, तो वीट का प्रोडक्शन नॉर्मली साल भर के बाद ही आता है। लेकिन अगर आप ब्रेड बिस्किट ये सब लें तो बेकरी को तैयार होने में 2 महीने लग जाते हैं। अब पालक की खेती 2-4 महीने बाद ही आती है, या फिर अगर बिस्किट कहें तो बिस्किट आपके हो सकता है थोड़ा जल्दी बन जाए। तो हर जो कमोडिटी होती है उसके लिए शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड थोड़े अलग होते हैं। अब शॉर्ट पीरियड जैसे कि अगर इसके लिया जाए, चीनी मिल के लिए, चीनी प्रोडक्शन के लिया जाए, तो शॉर्ट पीरियड शायद 6 महीने रहेगा। इसके लिए हो सकता है इसके लिए नई मशीन ही चाहिए आपको, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब लॉन्ग पीरियड आइए, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि सभी चीजें वेरिएबल हो जाती हैं। लॉन्ग पीरियड को नॉर्मली हम 1-2 साल का पीरियड लेते हैं। यहाँ टेम्परेरी रन क्या, 1-2 दिन का पीरियड ले लिया, 2-4 घंटे का ले लिया। शॉर्ट रन क्या, 2-3 महीने का ले लिया। और लॉन्ग रन को लेते हैं हम 1-2 साल या थोड़े ज्यादा साल ले लेते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे कि आप मजदूर जितना चाहे लगा लो, आप मशीन जितनी चाहे लगा लो, फैक्ट्री जितनी चाहे लगा लो। अब होता क्या है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग रन में क्या है, ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल एंड सप्लाई कैन बी एडजस्टेड फ्रीली। अब एडजस्टेड क्यों लिखा है, मतलब अगर हमें ज्यादा चीजों की जरूरत है तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कम चीजों की जरूरत है तो हम प्रोडक्शन घटा देंगे। जैसे मैंने अभी बॉटल्स का एग्जांपल आपको दिया, अगर नहीं चाहिए तो धीरे धीरे वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा चाहिए तो फैक्ट्री लग जाएगी नई, और प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड लंबा समय, शॉर्ट पीरियड छोटा समय होता है। टेम्परेरी तो बिल्कुल ही अल्पकालीन समय होता है, जिसमें बहुत ही कम गुंजाइश होती है कि आप अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, सप्लाई फिक्स्ड होती है टोटली। अब इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आता है आपका 5वां, ये 5वां है और ये वाला 6th है, छठा है, ठीक है। इक्वी मार्जिनल, अब इक्वी क्या होता है, इक्वल यानी समान, एक समान। मार्जिनल हमने आपको बताया था सीमांत, जो अंत में या आपने एडिशनल लगाया है एक और, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो सीमांत यानी आपका इक्वल, जो समान रूप से सीमांत जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है कि सीमांत जो प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो सेम होनी चाहिए, इक्वी मार्जिनल, इक्वल होनी चाहिए।
states that an input should be allocated in such a way. इनपुट क्या होता है भाई, पहले समझो. इनपुट रॉ मटेरियल को कह सकते हैं, आपका लेबर हो सकता है, आपकी रॉ मटेरियल हो सकती है, आपका पैसा भी हो सकता है, सब इनपुट्स ही तो है भाई. ठीक है, इनपुट यानी जो माल बनाने के लिए हम रिसोर्सेज यूज करते हैं उनको हम इनपुट्स कहते हैं. तो इनपुट लगाते समय हमें ये देखना पड़ेगा एलोकेशन. एलोकेशन यानी आवंटन, बांटना, लगाना किसी प्रोडक्शन में. इन सच अ वे, इस तरह से हमें उन्हें लगाना पड़ता है दैट द वैल्यू एडेड यानी कि जैसे कि किसी मजदूर ने कोई पूरे दिन में काम किया, सपोज उसने 200 रुपए का काम किया, तो उसकी वैल्यू एडिशन है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में. ठीक है, बाय द लास्ट यूनिट ऑफ इनपुट. अब सपोज आपने कहीं पे 10 मजदूर लगाए हुए हैं, तो लास्ट यूनिट क्या, 10वां. पहला लेबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां. ये 10 लेबर लगे हुए हैं. इन सब की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अलग अलग होने वाली है, नॉर्मली होती है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक लिमिट के बाद आपकी जीरो हो जाती है. मैंने इकोनॉमिक्स की आपकी पूरी सीरीज आपकी डाली हुई है, प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें हमने समझाया हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लास्ट यूनिट ऑफ इनपुट इज द सेम, वैल्यू एडेड बाय द लास्ट यूनिट. अभी लास्ट यूनिट क्या है, 10वां. हमारे पास 10 वर्कर है, 10वां वर्कर हमारा लास्ट यूनिट है. ऑफ इनपुट इज द सेम इन ऑल इट्स यूजेस. अब सारे यूजेस जितने भी हम लेबर के साथ कर रहे हैं उसकी लास्ट यूनिट की प्रोडक्टिविटी सब में सेम होनी चाहिए. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपका डेयरी मिल्क प्लांट है, उस प्लांट में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ बॉटल्ड मिल्क है, जहाँ पे बोतलों में जो सील बंद बॉटल्स में दूध मिलता है, जैसे अमूल का दूध है और बहुत सारी कंपनी के दूध मिलते होंगे. प्रोडक्शन ऑफ बटर, मक्खन बनता हो, और प्रोडक्शन ऑफ चीज. ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अमूल है, तो वहां पे ये चीजें बनती हैं सारी की सारी. बाकी शायद मदर डेयरी भी ये चीजें बनाती है, और कंपनियों का मुझे ज्यादा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग सोच सकते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. अब बॉटल्ड मिल्क बनाने में हमने मजदूर लगाए, सपोज अब हमने 10 मजदूर तो यहाँ लगा लिए, किसने, मिल्क में, एम लिख दो. 10 ही मजदूर हमने लगाए बटर में, बी लिख दो. और 10 मजदूर लगाए हमने चीज में, सी लिख दो, MBC. तो यहाँ 1 2 3 करके यहाँ पे 10वां, और ये यहाँ पे भी हमने ये 10 मजदूर यहाँ भी लगा लिए, ये भी 10वां. तो ये 10वां 10वां 10वां, 10th वर्कर, 10th लेबर हमारे पास है. अब 10th लेबर की प्रोडक्टिविटी जो मिल्क में है, हमारा लेबर क्या है यहाँ पे, इनपुट. हमने लेबर को यहाँ इनपुट लिया, रॉ मटेरियल को नहीं लिया है. तो जो उसका वैल्यू एडेड है मिल्क प्रोडक्शन में, उसकी सपोज 100 रुपए है. तो बाकी दो जो हमारी जो डिविजन्स हैं जिसमें बटर बनना, चीज बनना, वहां भी लेबर की प्रोडक्टिविटी 100 रुपए कम से कम होनी चाहिए. ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी मार्जिनल अंत वाली प्रोडक्टिविटी है जो मार्जिनल वर्कर ने दी हमें. तो 100 रुपए होनी चाहिए, यानी कि तीनों केसेस में वैल्यू एडेड, जैसे वैल्यू एडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए, VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ बी, एंड VMP सी, यानी कि सी क्या चीज, ये ABC यूजेस है. तो यूज ए में यानी इस्तेमाल जो पहला है, इस्तेमाल है हमारा मिल्क का है, बॉटल मिल्क का. दूसरा इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं हम, लेबर का, वो कर रहे हैं बटर प्रोडक्शन में. तीसरा इस्तेमाल कर रहे हैं हम चीज प्रोडक्शन में. तो तीनों ही इस्तेमाल में जब हम मजदूर को इनपुट के लिए यूज करते हैं तो तीनों मजदूर बराबर रूप से हमें वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, यानी 100 रुपए वैल्यू एड कर रहे हैं तीनों के तीनों. इसी को हम लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल कहेंगे. अगर कहीं कोई ज्यादा दे रहा है, सपोज यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे 200 रुपए है, सॉरी जीरो नहीं हटाते, 100 हटाते हैं. अगर यहाँ पे 200 रुपए है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और लेबर लगाकर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ठीक है, आपकी इक्वल होनी चाहिए सारों के सारों में, क्योंकि कोई ना कोई स्कोप बाकी है वहां पे. ठीक है, इस तरह हम आवंटन करते हैं उनका, और नॉर्मली तो 0 तक ले जाते हैं, वहां पे सेकेंड स्टेज तक काम करते हैं. वो प्रिंसिपल हमारा अलग है, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, वो हम पढ़ सकते हैं, बाकी हमने दिया हुआ प्लेलिस्ट में. ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल का ये मीनिंग है. देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये बड़ा ही पेचीदा सी चीज है. इसको देखिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि सर्टेनिटी तो आप सब जानते हैं, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स आर सेम. सैलरी, अब आपको कहा जाए कि आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, अगर आपने छुट्टी ना ली हो, आपकी सैलरी किसी पनिशमेंट की वजह से ना कटी हो, तो आपको पता है कि मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे. वो टैक्स वगैरह कटना वो एक अलग चीज है, उसमें पता होता है कि कितने मिलेंगे आपको, ठीक, कट पिट के. तो सैलरी हुआ आपका, आउटकम आपको पता है. जैसे किसान विकास पत्र है, उसमें बता दिया जाता है इंटरेस्ट रेट ये मिलेगा. इंडिया में किसान विकास पत्र गारंटी
पेपर टाइप होता है तो उसमें मिल जाता है आपको, ठीक है। अब रिस्क क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन जो थी वो आपको मिली, 50,000 एक्सपेक्टेड थे, 50,000 मिल गए। लेकिन यहाँ पे रिस्क में ऐसा नहीं होता है। रिस्क में क्या होता है, इंडेफिनिट आउटपुट विद नोन चेंजेस। इंडेफिनिट आउटपुट होता है विद नोन चेंजेस, यानी कि आउटपुट का आपको पता नहीं, चेंजेस आपको लेकिन पता है क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप डाइस थ्रू करते हैं, आप लूडो खेलो तो लूडो में क्या होता है, जो डाइस होता है वो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 से लेकर 6 तक आपके आ सकते हैं। तो आपको आउटकम पता है कि 1 से लेकर 6 तक आएंगे, लेकिन कौन सा आएगा ये आपको पता नहीं। यानी कि एक्सपेक्टेशंस तो आपको पता है क्या हो सकती है, लेकिन आपको चेंजेस पता, लेकिन आउटपुट आपको पता नहीं है कि आपके हिस्से में क्या आने वाला है, ठीक है। नॉन चेंजेस हैं, 1 से 6 तक आएगा, लेकिन आपके हिस्से में कौन सी डिजिट आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आपको नहीं पता। तो इसको कहते हैं रिस्क, ठीक है। जैसे कि आपका पैसा लगाया आपने कहीं पे भी, जैसे डिबेंचर्स में, उसमें लगाया सब में, तो उसमें क्या है आपको पता नहीं है, रिस्क होता है। बस रिस्क पूर्ण होते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपको आउटपुट आपका पता नहीं होता, पर आपको नॉन चेंजेस पता हो सकते हैं कि भाई ये इंटरेस्ट रेट यहाँ नीचे जा सकता है, इसमें मिनिमम जा सकता है, ये सब चीजें होती हैं। देन अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी में क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें देखिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई एरिया आपका साइक्लोन प्रोन है या कहीं पे अर्थक्वेक आ सकता है, जैसे कि उत्तराखंड का एरिया जो हिली रीजन है नॉर्थ इंडिया का, उसमें अर्थक्वेक्स नॉर्मली आ सकते हैं। कहा जाए कि ये अर्थक्वेक प्रोन है, यहाँ आ जाएंगे, लेकिन 3 से 5 साल में, अगले 3 से 5 साल या 10 साल में अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, ये अनसर्टेन है। यानी कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, सर्टेनिटी की एब्सेंस, हमें पता ही नहीं है ये होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ लूडो की गोटी में हमें पता था, जो डाइस था, कि 1 से 6 तक आएगा, ठीक है, लेकिन हमें यहां नहीं पता कि क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आउटपुट है विद अननोन चेंजेस, मतलब चेंजेस भी नहीं पता और आउटपुट भी हमें इसका नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं। और प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में, वो अनसर्टेनिटी से होता है। जैसे कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि अगर कोई नई चीज निकली, जैसे कि उड़ने वाली कार आगे निकली, तो उड़ने वाली कार को क्या लोग पसंद करेंगे, अनसर्टेन है। और निकलेगी कि नहीं निकलेगी पब्लिक के लिए, ये भी अनसर्टेन है। तो हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। जैसे मार्स पे जाके रहना, अब मार्स पे कभी कोई इंसान बस पाएगा, नहीं बस पाएगा, ये भी पता नहीं है हमें। अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि जा सकते हैं, अब पता नहीं कभी कोई वहां बसेगा, नहीं बसेगा। इवन उन्होंने तो ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर मैं मरेंगे तो है ही सब लोग, लेकिन मरूं तो वहां पे मरूं, तो ऐसा कभी होगा नहीं होगा, ये सब अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी इस तरह की होती है। रिस्क में होता है कि हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि क्या होने वाला है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको होपफुली ये चीजें समझ में आई। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू, टेक केयर, वॉच प्रॉपर वीडियोस, स्टडी नाइसली, अपना कोई भी क्वेरी है पूछिए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।